नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इंटरव्यू की श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं सृष्टि द्विवेदी जी। इनका भी आरओ 21 वाले रिजल्ट में ARO UPPSC प्रयागराज के लिए सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल रैंक इनकी 5th है और सबसे जो रिमार्केबल बात है कि इन्होंने फीमेल कैटेगरी में जो है इस पद की कैटेगरी में टॉप किया है, तो इनको फीमेल टॉपर हम कह सकते हैं। इस मामले में आप प्रयागराज ज़िले की हैं, वहीं पर आपका जो है शादी भी हुई, वहीं पर मतलब पूरी तरह से सेटल्ड हैं और काफ़ी सारी सफलताएं असफलताएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं। तो अभी उसको आगे आराम से डिस्कस करेंगे। तो सृष्टि जी, आपको इस चयन के लिए बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर। तो शुरुआत करते हैं कि ये सफलता को, जैसे कि आपके साथ जो है आप इससे पहले पिछले 2 महीने में ही आप 3 गुड न्यूज़ सुन चुकी हैं। आपका जो है जूनियर असिस्टेंट में फाइनल सिलेक्शन हुआ, लोअर PCS 2019 में सहायक उद्यान निरीक्षक के पद पर हुआ और एक और आपका सिलेक्शन हुआ जो है ARO के लिए। तो 3 आपकी जो है आपने एकदम से सफलताएं सुनी। उसके पहले आप जो है लगातार असफलताएं ही सुनती आई हैं। तो ये जो सफलता है ये आपके जीवन में क्या मायने रखती है, कैसे देख रही हैं इसको आप जो है? सर, मैं इस सफलता को या असफलता को दोनों को ही बहुत ही प्रोग्रेसिव रूप में देख रही हूँ। एक लड़की होने के नाते, एक फीमेल होने के नाते मैं ये कहूँगी कि हर एक फीमेल को अपने पैर पे खड़ा होना, स्वावलंबी होना और अपने अधिकारों को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसी क्रम में, और ये सपना ऐसा नहीं है कि कुछ 2-4 सालों का या 10 सालों का हो। ये सपना मेरी आंख में तब से था जब से जो है मुझे होश आया है, जब से मुझे बुद्धि जागरूकता आई, तब से ये जो है मेरे घर के मेंबर्स ने, मेरी मदर ने हमेशा सिर्फ एक चीज़ सिखाया था कि बेटा अपने पैर पे हमेशा खड़ी रहना। कि मतलब आप इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहो, चाहे भले ही आपको उसका यूज़ करने की ज़रूरत पड़े या ना पड़े, लेकिन इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। इसमें फैमिली का बहुत सपोर्ट भी रहा और ये एक ऐसा लेसन था जिसको मैंने हमेशा पकड़ के चला और इसके लिए उन्होंने एक रास्ता दिखाया मुझे, शिक्षा का। जी, शिक्षा का रास्ता दिखाया और शिक्षा के रास्ते को कभी छोड़ा नहीं मैंने। मतलब कि जहाँ हमारा घर था वो रूरल बैकग्राउंड था, जहाँ से जो है स्कूलिंग टाइम से ही बहुत स्ट्रगल कर करके, क्योंकि स्कूल दूर थे और पहले इतनी सुविधाएं नहीं थी, ना ट्रैवल की ना सब कुछ, लेकिन फिर भी जो है चाहे जितने संघर्ष आए हों, मैंने पढ़ाई को कभी छोड़ा नहीं अपने हाथ से। मतलब कि पहला स्कूल केवल 8 तक था, उसके बाद मतलब स्कूल जहाँ तक है वहाँ तक तो चल जा रहा है। जब वो स्कूल 8 के बाद ख़त्म हो गया, फिर समस्या आई कि अब 9th कहाँ से करूँ, वहाँ पहुँचने की दिक्कत, फिर नया स्कूल, फिर वही चीज़ें। तो एक साल बीच में 9th एक गवर्नमेंट इंटर कॉलेज था, तो वहाँ पे जो है आर्ट्स बैकग्राउंड से, बट वहाँ पे इतना मुझे मतलब पढ़ाई का जो है समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने एक स्कूल चेंज किया, फिर मैंने 9th कंटिन्यू किया, फिर वो 12th तक गया। चलिए 12th तक तो चला गया, फिर उसके बाद फिर समस्या आई, अब ग्रेजुएशन। तो वहीं बगल के बुक स्टोर से मैंने किसी तरीके से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फॉर्म भर दिया। अच्छा। तो वहाँ पर सिलेक्शन हो गया। तो कितनी दूरी थी यूनिवर्सिटी और आपके घर में? 26 किलोमीटर। अच्छा, हाँ। और इतनी सुविधाएं नहीं थी। उसको भी मैंने किसी तरीके से 3 साल सर, कई तरीके से कैसे भी करके मैंने वो 3 साल मैनेज किए। रेगुलरली आती जाती थी मैं। फिर अब हो गया ग्रेजुएशन भी, अब PG का क्या। तो ग्रेजुएशन के टाइम पर ही मैंने जो है MBA कोर्स के बारे में सुना, क्योंकि आज की तरह इतनी तकनीक नहीं थी कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चल सके। और दूर से आने जाने का एक नुकसान ये था कि बस ये दिखता था कि टाइम पे यूनिवर्सिटी पहुंच जाओ और जैसे ही छूटो सिर्फ रास्ता घर का दिखाई पड़ता है। बिल्कुल। तो इस वजह से इतनी बातचीत नहीं, तो मैंने MBA का जो है UPTU का फॉर्म भर दिया लखनऊ से। तो वहीं से इलाहाबाद से भरा, तो एग्जाम हुआ तो मुझे अलॉट हुआ सर ये लखनऊ का शेरवुड कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। तो फिर मैं यहाँ लखनऊ 2 साल आई, MBA किया मैंने। फिर MBA करने के बाद सर फिर वहीं वापसी घर को हो गई। अब क्या किया जाए, अभी भी मतलब कि सपना वही है कि करना है कुछ,
लेकिन अभी क्लियर नहीं है, अभी भी रास्ता फिर नहीं इसी है। बीच आपकी 2012 में मैरिज हो गई। हाँ सर, 2012 मतलब में एमबीए किया और घर गई, हाँ, मैरिज हो गई जो है। मैरिज हो गई। हाँ। तो एमबीए करने के बाद सर एक टर्निंग पॉइंट ये आया कि मेरे जो है ग्रैंड फादर इन लॉ, अब वो हमारे बीच नहीं है, लास्ट कोरोना के टाइम पे उनकी जो है एक्सपायर कर गए। तो ये आज का जो दिन है और वो दिन वही टर्निंग पॉइंट था। मैं उनका पैर छूने के लिए गई तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने मेरा बायोडाटा देखा था, एजुकेशनल सारे बैकग्राउंड वगैरह, तो उन्होंने कहा, यही लाइन थी उनकी कि बच्चा मैं चाहता हूँ कि तुम सिविल सर्विसेज के एग्जाम दो। इससे पहले भी मैंने ये चीज़ें देखी थी, क्योंकि मेरी चाची जो है वो जो है इस वक्त सीटीओ मिर्जापुर है इस वक्त। अच्छा। उस वक्त उनका जो है 2009 बैच में उनका ट्रेजरी ऑफिसर के रूप में चयन हुआ था। तो चीज़ें वो भी मेरे दिमाग में थी। बट यहाँ से वो टर्निंग पॉइंट आया तो मैंने उनको तुरंत कहा कि हाँ बाबूजी मैं करूँगी, लेकिन मुझे जो है कहीं इंस्टीट्यूशन वगैरह, क्योंकि ये जो मंजिल मैंने सोची है, इस मंजिल में मुझे जाना कैसे है मुझे वो देखना है कि भाई करना कैसे है। तो मैंने जो है ध्येय में एडमिशन लिया फॉर 6 मंथ फाउंडेशन बैच। फिर चीज़ें समझ कहाँ में, पर? वहीं प्रयागराज में? हाँ प्रयागराज में। अच्छा। सर तब मुझे समझ में आया कि एग्जैक्टली पढ़ना क्या होता है और कैसे होता है। इंस्टीट्यूशन इतना ही हेल्प देता है, बाकी करना तो खुद ही होता है। तब उसके बाद सर मैंने पढ़ना शुरू किया। 2013 में मैंने एडमिशन लिया था। तो उसके बाद जो है 13 से ही मुझे सफलताएं मिलना शुरू हो गई। पहली सफलता क्या थी आपके जीवन की? 13 का सर मेरा लोअर का मीन्स मतलब इंटरव्यू लेवल तक। तब यूपीपीएससी से ही होता था? जी यूपीपीएससी से होता था। तो 2013 का जो लोअर था उसमें मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंची। अच्छा। फिर 14 से यूपीपीसीएस का मेंस लिखना शुरू कर दिया। 14, 15, 16 में मैं इंटरव्यू तक पहुंची। फिर 15 में मुझे एक बेबी जो है मेरा बेटा हुआ। 15 का लोअर का भी मैं इंटरव्यू राउंड तक पहुंची। अच्छा, तो 2 इंटरव्यू आपने दे दिए? जी सर, फाइनल 16 का मैंने पीसीएस का इंटरव्यू दिया सर। अभी फाइनल सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ है। तो फिर सर 2018 में मैं यूपी से सर ग्राम विकास अधिकारी की वैकेंसी आई थी। तो उसको मैंने दिया। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण वैकेंसी। दुर्भाग्यपूर्ण सर, वो वैकेंसी तो निरस्त हो गई। हाँ, चयन हुआ और निरस्त हो गई। जी सर, निरस्त हो गई। तो सफलता वैसे भी कट गई आपकी। जी। फिर 2019 का सर मैंने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा, उसमें फाइनली सिलेक्शन मिला। इधर लोअर का सर हुआ, उसमें फाइनली सिलेक्शन हुआ। फिर आरओ का मैनेजर इधर दिया तो मुझे अभी आयोग मिला। इधर से 16 के बाद से इधर यूपीपीसीएस में तो सर असफलता हाथ लग रही है, क्योंकि जिम्मेदारियां धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है, तो इतना वक्त नहीं निकल पाता है सर। अच्छा, आपके जो है ससुराल पक्ष और मायके पक्ष में फैमिली कैसी है? कौन कौन लोग हैं आपके जो प्रमुख लोग हैं? सर हमारा ससुराल और मायका दोनों ही पक्ष सर ज्वाइंट फैमिली है, एक बहुत बड़ी फैमिली। अच्छा। मायके में जो है सर पापा लोग 5 भाई की फैमिली, सभी एक साथ। और ससुराल में जो है ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर इन लॉ और ग्रैंड फादर इन लॉ की फैमिली, और जो है ससुर लोग हमारे, मतलब 20-25 लोग इधर, 20-25 लोग ये मान सकते हैं ना? एकदम सेम इन्वायरमेंट सर। 20-25 लोगों का एक बड़ा ज्वाइंट फैमिली सर। अच्छा। और उसमें मैं अकेली बहू। तो बहुत जिम्मेदारियां आपके ऊपर जो है। कैसे मैनेज किया आपने जो है इसको? पढ़ाई भी की आपने लगातार। अब 2013 से जब से आप लगी हैं पढ़ने में, तब से आप कोई ना कोई एग्ज़ाम हर साल देती रही हैं। रिजल्ट पॉजिटिव आया नेगेटिव आया वो बात अलग है, लेकिन इसमें एक तो पहली चीज़ ये बताइए कि आप किसको अपनी प्रेरणा लेके चली? किनका श्रेय रहा आपके उस चयन में ज़्यादा जो है? सर इसमें मेरी सर पूरे परिवार का श्रेय है। मैं मतलब एक मेंबर का जो है इसमें पूरा योगदान रहा है। मैं कहूँगी कि सबसे कम योगदान शायद मेरा ही था। अच्छा। बाकी दोनों ही परिवार का बहुत ज़्यादा योगदान है। बाकी मेरे बाबा जी जो अब नहीं हैं, मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ, मतलब मेरे हस्बैंड के ग्रैंड फादर। हाँ, समझ गया। ये उन्हीं का सपना है सर। जो आज मैं जी रही हूँ, ये उन्हीं का सपना था कि वो मुझे जो है सर मतलब इस पद पे या जो है पीसीएस के पद पे वो मुझे देखना चाहते थे। वो देख नहीं पाए, लेकिन मुझे उम्मीद है जहाँ भी होंगे वो खुश बहुत होंगे सर। बिल्कुल। तो मैं उन्हीं को सारा श्रेय देना चाहूँगी। बाकी पूरा परिवार सर, मैं किसी के भी योगदान को नकार नहीं सकती हूँ। सबसे कम योगदान मेरा ही है इसमें। ये अच्छी बात है जो है। और थोड़ा सा अपने पतिदेव के बारे में बताएं, क्या करते हैं वो जो है, कैसा उनका साथ रहा आपके साथ जो है? सर मेरे हस्बैंड जो है सर हिंदुजा फाइनेंस में सर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हैं। अच्छा। प्राइवेट जॉब है सर, वहीं प्रयागराज में ही काम करते हैं। अच्छा। सर
हस्बैंड तो ऐसा मिला सर कि जिसको मैं जितना कहूँ सर सारे शब्द कम पड़ जाएंगे। सर मुझसे ज़्यादा मेहनत उन्होंने करी। एक दोस्त की तरह रहे, एक साथी की तरह रहे, एक टीचर की तरह रहे, एक गाइड की तरह रहे। या अगर मैंने कहीं कुछ गलत, कहीं भी अगर मैं भटक रही हूँ, जैसे मैंने पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, 2-3 दिन देखा ऑब्जर्व किया, तुरंत टोका, गलत रास्ता है, गलत काम कर रही हो, पढ़ाई करो, लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे हैं। तो हर तरह से सर उन्होंने बहुत एडजस्ट किया। अगर ऑफिस हैं, छूट रहे हैं, कोई बुक तो नहीं लानी है, फॉर्म आ गया है, लास्ट डेट है, भरना है, मतलब इन सारी जिम्मेदारियों को कब उन्होंने, मतलब वो सारी की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अपने ही ऊपर ले रखी थी। मैंने सिर्फ एक काम किया है, पढ़ा है, बाकी सारे काम उन्होंने किए हैं। मतलब अब इतना पढ़ना, पूरे घर की जिम्मेदारी के चक्कर में सबसे ज़्यादा जो है उन्हीं का, सबसे कम ध्यान मैं उन्हीं का दे पाती हूँ। लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करते कि तुम जो है मेरा ध्यान नहीं दे पाती हो। अच्छा, क्या वो भी कभी कम्पिटिटिव उसमें रहे हैं या जो है? नहीं सर। अच्छा, नहीं सर, उन्होंने इस तो फील्ड में मतलब नहीं उन्होंने किया। आपका आपके हिसाब से खुद को फिर उस कल्चर में ढाला जो है आपको पढ़ाने के लिए। हाँ सर, सब कुछ मैनेज किया जो है। सब कुछ सर। MBA किया था आपने जो है, तो MBA के बाद तो आपको मतलब मैनेजमेंट साइड नौकरियां मिल सकती थी, क्या आपने ट्राई नहीं किया कभी जो है? सर मुझे जॉब बहुत सारी मिली थी, दिल्ली बेस्ड मिली थी सर, लेकिन घर वालों ने सर दिल्ली जाना तो अलाउ नहीं किया। तो फिर उसके बाद मैंने 2011 से ही, 2010 में पास आउट हुए थे, 2011 से ही मैंने इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा। तो शादी के पहले तो फुल टाइम पढ़ाते थे, लेकिन शादी के बाद क्या था सर कि मैं जो है एज अ गेस्ट लेक्चर पढ़ाना शुरू कर दिया था मैंने। तो सुबह 8:30 से 11 बजे तक सर मैं ध्येय में पढ़ती थी। फिर 11:30 बजे से वहाँ पर आई, फिर 12:30 से 2:30 बजे तक का लेक्चर मैं कॉलेज में लेती थी। फिर 2:30 बजे के बाद घर पहुँचने के बाद फिर जो है रात में सब काम वाम निपटाने के बाद फिर पढ़ाई करती थी। बहुत एनर्जी थी आपके अंदर, इस मतलब आप कैसे इतनी मतलब प्रेरणा मिलती थी कि हम लगातार लगे ही रहें, जो है घर का भी देख रहे हैं, बाहर का भी देख रहे हैं? सर इस प्रेरणा के पीछे जो है, एक बार मेरे चाचा जी ने जो है एक लाइन मुझे लिख करके भेजा था। कहा कि अगर संकल्प है तो विकल्प नहीं है, और अगर विकल्प है तो मतलब संकल्प था ही नहीं। बिल्कुल। तो ये लाइन मैंने जो है कभी छोड़ा नहीं। जैसे मुझसे बहुत लोगों ने कहा, अरे तुम इतने साल तक लगी रह गई, कैसे लगी रह गई, छोड़ा नहीं, ये बड़ी बात है। तो दिमाग में तो मेरे कभी छोड़ना आया ही नहीं। 2013 से पढ़ना सर, अभी तक पढ़ना, फैमिली, बच्चा, सब कुछ था, लेकिन छोड़ने का विचार तो मेरे मन में कभी नहीं आया। अगर असफलता मिली तो फिर थोड़ा समय दुख हुआ, 2-4 घंटे का दुख, लेकिन अगले ही क्षण सर थोड़ी और एनर्जी के साथ बढ़ा। क्योंकि मैं एक चीज़ मानती हूँ सर, जहाँ से अगर आपको ऐसा लगने लगे कि अब थक रहे हैं, तो फिर मैंने ये मान लिया कि शायद अब एक ही कदम और बचा है, एक कदम और क्यों ना बढ़ा दिया जाए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने तो कह मैंने दी है। संकल्प तो यही था, तो मैंने कभी कोई विकल्प और सोचा ही नहीं सर कि छोड़ भी सकते हैं। और छोड़ भी दिया होता सर तो आफ्टर 40 या फिर जब ओवर एज हो जाते, नहीं दे सकते थे या बहुत देर हो जाती, वो तो एक मजबूरी हो जाती तो फिर है। उसके बाद फिर क्या होता सर? हाँ। फिर उसके बाद रिमेनिंग लाइफ तो यही सोचते ना कि शायद थोड़ा सा और मेहनत कर दिया एक होता। गिल्ट के साथ जो है हाँ, जिंदगी कटती तो जो है। जिंदगी भर उस गिल्ट से अच्छा है ना कि आप, और फिर सर पढ़ाई हमेशा सबसे अच्छी चीज ही होती है। अच्छा, आपका चयन जो है UPPSC के लिए ही हो गया है RO में, और प्रयागराज में आप सेटल्ड हैं, तो ये भी आपके लिए आप अरे सर ये भाग्य मेरे जो लिए है। तो सर मैं क्या बताऊँ, मेरे लिए बेस्ट है। मैं जब मेरा जूनियर असिस्टेंट में हुआ या लोअर में हुआ तो एक चिंता थी कि अगर प्रयागराज से बाहर मिल गया तो कैसे मैनेज होगा, और मिलता भी जो है उसमें आपका बस नहीं चलता जो है। लेकिन जब ये UPPSC का, ये मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस भी था। जब मुझे UPPSC मिला तो सर ये मेरे लिए तो बहुत सर बेस्ट है। अच्छा, जब रिजल्ट आया और आपने देखा खुद का नाम जो है, किसने बताया आपको और क्या रिएक्शन था उस समय, परिवार में क्या था जो है? सर मैं जब रिजल्ट आया तो सर मैं एक फ्रेंड था, तो उसी के साथ जो है मैं फ़ोन पे लाइन पे ही थी, तो उसने कहा कि मैम ऐसा कीजिए, आप मेरा देखिएगा, मैं आपका देखूंगा। अच्छा। तो मैंने उसका देखा तो बाय चांस उसका नहीं था, लेकिन अब बताने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि तुम्हारा नहीं है। उसने रोल नंबर बताया, नाम बताया, सब तरफ से चेक किया। तो फिर मैंने अपना जो है, मैंने कहा कि अब मुझे अपना देखने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि अगर आपका कोई फ्रेंड है, बहुत वेल विशर है, अगर उसके साथ कुछ नेगेटिव हो जाए तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे इतना उदास हो गई थी कि मतलब अपना भी देखने की इच्छा नहीं हो रही थी। तब उसने देख के बताया, कहा मैम आपका नाम तो है। तो
उसके बाद फिर मैं रोल नंबर सर्च करना उसके बाद शुरू किया। तब से क्या हुआ कि बाई चांस तुरंत हस्बैंड आ गया। अच्छा। तो मैंने कहा यार वो मेरा नाम तो दिख रहा है लेकिन मुझे रोल नंबर मेरा निकाल के दे दूं। डिपेंडेंसी उनके ऊपर इतनी है कि रोल नंबर भी वही रखते हैं। तो फिर उन्होंने जो है मोबाइल में निकाला, रोल नंबर देखा तो रोल नंबर भी मैच कर गया, कंफर्म हो गया। कंफर्म हो गया तो फाइनली उन्होंने कंफर्म किया कि हाँ तुम्हारा रोल नंबर है। अच्छा, आपने 2013 से एक्टिवली जो है मतलब इस यूपीपीएससी के एग्ज़ाम्स में तैयारी शुरू की जो है। जी सर। और लोअर के 2 इंटरव्यू दिए, उसके बाद पीसीएस का एक इंटरव्यू दिया, 2 और मेंस लिखे पीसीएस के जो है। जी। तो यहाँ तक का जो सफ़र था आपको 16 तक का जो है जी, इसमें फाइनली आपको असफलताएं ही मिली। क्या शुरुआती कमियां रही आपको? क्या लगता है कि अप्रोच में कोई कमी थी या भाग्य ने साथ नहीं दिया? क्योंकि 2-3 इंटरव्यू दिया आपने जो है। सर कमी मेरी सर सबसे बड़ी कमी थी सर कि मैंने हिंदी को बहुत कम वेटेज दिया। मतलब कि इतने मेंस मैंने लिखे, जो भी लिखे, मैंने कभी हिंदी पढ़ा ही नहीं सर। मतलब मैं हिंदी को मानती थी कि हिंदी वो तो सेकेंडरी सब्जेक्ट है ये, मतलब ऐसे मानती थी हिंदी वो तो हो जाएगा, जैसे लोग सीसाइड को मानते हैं। ये मेरी बहुत बड़ी गलती थी सर। मेरी जितनी भी असफलताएं थी उसकी वजह हिंदी थी, और आगे जितनी सफलताएं मिली उसकी वजह भी हिंदी थी। तो हिंदी का कैसे फिर आपने इलाज किया? जो हिंदी का इलाज क्या सर, एक शुद्धि अशुद्धि से रिलेटेड मैं जो है सर YouTube पे वीडियो सर्च कर रही थी। तो मुझे आपका एक सीरीज दिखाई पड़ा 500 शुद्धि अशुद्धि का। तो फिर मैंने सीरीज 1 से चालू किया। तब मेरा दिमाग खुला कि मतलब हिंदी भी पढ़ा जाता है, विशेष विशेषण ये सब पढ़ा जाता है। तब मैंने सर एक एक चीज़ें सर्च करके आपके वीडियोस देखना शुरू किए। पहले तो समझना शुरू किया कि क्या क्या था। उसके बाद सर मुझे आपकी एक हिंदी की ई बुक आई थी। हाँ बिल्कुल, अभी भी है। हिंदी की ई बुक आई थी, मैंने उसको परचेज किया। उसके बाद फिर मैंने उसका जो है प्रिंट निकलवा करके फिर मैंने पढ़ना शुरू किया। तब जाकर के फिर हिंदी उसके बाद से सर मुझे परेशान नहीं की। ये तो प्रीलिम्स का था। फिर जब मेंस का टाइम आया सर, तो फिर जो है आपका सर पत्र लेखन का कोर्स का सर PDF थे। मैंने उसके सारे के सारे सर प्रिंट निकलवाया, उसका स्पाइरल बनाया। तो चूंकि बहुत मोटा था, चूंकि बहुत सारे एग्जाम्पल आपने हर कैटेगरी में बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे रखे थे और रियल एग्जाम्पल्स थे वो। तो मैंने क्या किया कि एग्जाम्पल्स का स्पाइरल अलग किया, और जो नोट्स में जितने भी जैसे परिपत्र हुआ, ये हुआ, सभी की विशेषताएं, सभी के अंतर, इनका मैंने नोट्स बनाया, सब कुछ। अच्छा, उससे पहले भी आपने इस चीज़ को पढ़ा होगा, पत्रलेखन भी पढ़ा होगा, बाकी चीज़ें भी पढ़ी होंगी मेंस के लिए कभी ना कभी। तो कुछ अंतर आपको लगा जो है कि पहले जो पढ़ा था और हमारे कंटेंट से जो पढ़ा उसमें क्या अंतर अरे लगा? सर बहुत फर्क था। वजह सबसे बड़ी बात होती है सर भरोसे की। क्योंकि जब मैंने आपके वीडियोस से जब मैं हिंदी का पेपर मिलाती थी, उसके बाद फिर मुझे लगता नहीं था कि अब कहीं और से मिलाया जाए या दोबारा मिलाया जाए। मतलब पेपर में मिला के इतने मार्क्स रख दिए कि हाँ इतने हैं, उसके बाद फिर पेपर अब नहीं देखना है जो गलती है, क्योंकि आप सोर्सेज इतने ऑथेंटिक बताते थे कि फिर दोबारा जो है उस पर शक नहीं होता था। दूसरी चीज़ क्या थी सर कि पत्र लेखन वाले में सर जितने एंगल से क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे क्वेश्चन, जैसे कि आपस में एक दूसरे का डिफरेंस आपने कलेक्ट करके रखे हुए हैं। तो मतलब मुझे इतना भटकना नहीं है, बस मुझे उसी नोट्स में से छांट करके लिखना था। बिल्कुल। विशेषताएं और एग्जाम्पल सर आसान से आसान भी थे और बहुत ही व्यवहारिक भी एग्जाम्पल थे कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ जाए कि पर्टिकुलर दे दिया जाए कि इस टॉपिक पे आपको लिखना है पत्र। तो ये भी समस्या है भाई, एक अगर आप लर्न कर लो तो फिर पूरा तो होता नहीं है सर। तो फिर क्या किया कि सर पहले एक सबसे आसान सा नोट्स में लिख लेते थे कि अगर आ जाए कि एक एग्जाम्पल लिखिए तो उसका काम हो जाएगा। उसके बाद फिर सर ये भी आ सकता है कि कोई टॉपिक दे दे, तब कैसे लिखे। तो मैंने जितने भी आपने एग्जाम्पल्स दिए थे उसका एक अलग स्पाइरल कर लिया था। तो उनको जो है रीड करना है, तो उनसे पढ़ करके फिर दिमाग में मंथन चलता रहता है अगर ये टॉपिक दे दिया जाए। क्योंकि मेन चीज़ क्या होती है ना सर, शब्द जो है, कैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है। क्योंकि ये सरकारी पत्र है तो कैसे शब्दों का इस्तेमाल होगा, तो उससे बहुत ज़्यादातर प्रशासनिक शब्दावली ही यूज होती है सरकारी पत्र में। और सर आपका जो मतलब इतना मतलब कि आपने चारों तरफ से जैसे कि सफिशिएंट है, अगर आप उसको पढ़ लो तो फिर कहीं और जाना नहीं है। जैसे कि विलोम हो गया सर, पर्यायवाची हो गया, और ये जो शब्दावलियाँ थी हिंदी से इंग्लिश, इंग्लिश से हिंदी, शुद्धि अशुद्धि हो गया। मतलब हिंदी के आपकी जितनी ई बुक्स आई हैं मेरे पास सबके प्रिंट है। लेकिन हाँ ये वो कहूँगी
कि हिंदी का फिर उसके अलावा मेरे पास और कुछ है नहीं। हिंदी पढ़ना है तो फिर मुझे उसी अच्छी से बात है, पढ़ना आपने यूनिमस एक ही सोर्स को इस्तेमाल किया और ये बहुत अच्छा रहा क्योंकि कंफ्यूजन भी सर, नहीं ये होती। बहुत बड़ी गलती होती है कि जैसे कि आज आप इससे पढ़ रहे हो, अगले एग्जाम में फिर कभी आप किसी और से पढ़ने लगो। एक सोर्स हो, आप उसका 10 बार रिवीजन करो। ये मच बेटर है आपने 10 सोर्सेस को एक एक बार पढ़ो। हाँ बिल्कुल। क्योंकि टाइम भी मेरे पास इतना नहीं होता है कि मैं बार बार सोर्सेस चेंज करूँ। अच्छा, मेंस में तैयारी में अभी प्री पे भी आते हैं, अब मेंस की चर्चा चल रही है। निबंध में आपका कैसा परफॉर्मेंस रहा, जो है निबंध कैसे आपने तैयार किया? कंटेंट तो आपने लिया था हमारा जो है, जी सर। लेकिन उसके लिए मतलब क्या बैकग्राउंड तैयारी थी और किस अप्रोच के साथ आप निबंध लिखती थी? निबंध लिखने का अप्रोच सर हमारा हमेशा से रहा है कि पहले क्वेश्चन पेपर में मैंने सारे टॉपिक्स देखे। टॉपिक देखने के बाद जैसे टॉपिक सेलेक्ट कर लिया कि हाँ इस पे लिखना है, तो लिखने के बाद सर मैं पूरा 5-10 मिनट का टाइम आराम से देती हूँ एक स्केलेटन बनाने में। बिल्कुल। कि वो 8 पैराग्राफ किस किस चीज़ों पे होंगे, ताकि वो एक जैसे एक मोती की माला होती है ना, शुरू से पिरोई जाए फिर अंत में आ करके वहीं जुड़ जाए। हाँ। तो बकायदा पहले पैराग्राफ में क्या होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, तो इस तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट बुलेटेड कर लिया पीछे रफ के पेजेस में। और फिर उसके बाद स्टार्ट किया। अब की बार मैंने इस वाले मेंस में एक चीज था कि मैंने थोड़ा वर्ड लिमिट का ध्यान दिया था कि 600 शब्द का है तो वो 650 से ज्यादा ना हो, 700 भी चला जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब उससे मैंने ऊपर ना ध्यान जाए। दिया है हाँ। कि इससे ज्यादा ना हो, कि पता चला मैं पूरे 10 पेजेस भर दे रही हूँ, ये काम मैंने नहीं किया। क्योंकि एग्जामिनर को आपका जब वो देखता है कि आप ज्यादा ज्ञान दिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो आपको वहां डाउन कर देता है। जी। और उसके बाद जगह जगह पे ऐसा भी ना करिए कि जैसे कि होता है कि कोई पोएट्री, कोई दोहा, तो अननेसेसरी का नहीं लिखा बहुत है। ज्यादा नहीं रिलेटेड, जैसे स्टार्टिंग हो एंड हो, बट बड़ा रीजनेबल सा हो जिससे कि वो टॉपिक से ही रिलेटेड रहे, ये मैंने कोशिश करी थी। कुछ लोग जो है बिल्कुल अनरिलेटेड बात लिखते हैं, मतलब उनको कुछ भी याद आ गया, कोई भी कविता कहानी याद आ गई, उन्होंने उसको एक कोटेशन के फॉर्म में वहाँ डाल दिया, वो गलत होता है। कोटेशंस मैंने बहुत ज्यादा नहीं भरे थे। और मैं ये बात भी सच है सर कि मुझे बहुत ज्यादा डेटा भी नहीं याद थे। जैसे कि मैंने रशिया वाले युद्ध में जो भारत का वो था उसको मैंने लिखा था, भारतीय किसान का लिखा था, तो मेरे पास डाटा नहीं था। मेरे पूरे एसे में सर डाटा नहीं था ज़्यादा, मुझे डाटा याद ही नहीं था सर। बट हाँ, एसे बड़ा रियलिस्टिक सा था मेरा, कि शुरुआत हो या अंत हो, जैसे ये युद्ध वाला ही था सर, तो अब युद्ध वाले में सर क्या याद आए कि क्या कोटेशन डाला जाए। तो सर मुझे अल्टीमेटली वहीं पर याद आया कि पता नहीं कैसे, मतलब ये मेरे दिमाग में मैंने खुद ही बनाया था। बहुत फनी सा है कि मैंने लिखा कल फिर सब हाथ मिलाएंगे, कल फिर सब मुस्कुराएंगे, पर क्या माँ पाएगी उस बेटे को या बेटा अपने बाप को पाएगा। तो मैंने ऐसा ही एंड करके 6-7 लाइनें सर अपने से ही बनाई, अपने मन से बनाई ना, अपने मन से बनाई, क्योंकि कोटेशन मेरे पास, क्योंकि एंड में मुझे यही साबित करना था कि युद्ध जो है, युद्ध कोई वो नहीं, हल नहीं है। युद्ध हल नहीं है। तो मैंने ऐसा ही था। और जहाँ तक मुझे ख्याल है सर कि मेरे जो सबसे ज़्यादा मार्क्स खींचे हैं वो इधर हिंदी आलेखन और निबंध में ही खींचे, क्योंकि जीएस में मेरे बहुत ज़्यादा मार्क्स नहीं थे। जीएस में मुझे हिंदी में तो बहुत अच्छे नंबर मिले थे, लेकिन उधर जो है जीएस वाले पोर्शन में सर मेरा बहुत अच्छे मार्क्स नहीं थे। मेरे पास जो है सिली मिस्टेक्स मेरी ज़्यादा हो गई थी। अच्छा, अब थोड़ा सा प्रीलिम्स पे आते हैं। जी सर। आप चूंकि लोअर भी दे रही थी, और लोअर और पीसीएस में कोई बहुत अंतर नहीं हुआ करता था, आयोग के स्तर में जो है एक स्तर होता था, वही अब आरओ का भी स्तर है एकदम सर। तो आपने जो है शुरुआत जो है जब जीएस पहली बार पढ़ा था तो आपने बेस बनाने के लिए कैसे शुरुआत की थी? क्या एनसीईआरटी पढ़ा था या पहले ही जो है स्टैंडर्ड बुक्स से ही शुरुआत की थी आपने? क्या अप्रोच रखा था उस समय? सर अप्रोच मेरा यही था कि सबसे पहले मेरे या बिल्कुल आप अनगाइडेड थी, जो आपको एकदम अनगाइडेड थे सर। हाँ। बस धे जाते थे, तो वहाँ पर जैसे टीचर ने पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाया तो कोशिश करते थे जैसे जो टॉपिक पढ़ाया है उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी मेरे पास कंटेंट है, जो बुक्स है, जैसे उन्होंने बता दिया कि आप लक्ष्मीकांत ले लीजिए, ये ले लीजिए, जो बुक उन्होंने बताई। मेरी लाइब्रेरी बहुत छोटी सी है सर, बुक्स मैं बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं रखती हूँ, तो मैं उसी से वो टॉपिक जो है पूरा कवर करने की कोशिश करती थी। तो लिमिटेड टाइम होता है इन कोचिंग का, जैसे 5-6 महीने में सर जीएस कंप्लीट कर दिया, अब 15 डेज है, पॉलिटी ना कंप्लीट हुआ तो वो चीज़ें छूट जाती थी। तो उसके बाद सर कुल मिलाकर के समझ में ये आया कि पढ़ना आपको किताबों से है। तो फिर सर किताबों से ही जो भी मेरे पास 1-2 हर टॉपिक सब्जेक्ट की बुक्स हैं मैं उन्हीं से बार बार पढ़ती हूँ। तो कुछ बुक्स मेंशन कर सकते हैं क्या? जैसे ज्योग्राफी के लिए क्या पढ़ा आपने उस समय जो है? सर ज्योग्राफी के लिए
सबसे बड़ी चीज़ है कि ज्योग्राफी के लिए मैंने एटलस, प्लेन मैप की बुक, लूज नहीं सर, हाँ। बुक, क्योंकि बाइंडेड आती है वो, बाइंडेड, हाँ। उसको लिया और बुक उठाई। अब इन तीनों चीज़ों को अगर मैं जो जो चीज़ें बुक में पढ़ रही हूँ वो मैंने एटलस में देखा, और प्लेन में फिर खुद से जो है कि मतलब कि मैं पूरा ज्योग्राफी सर मैप से ही पढ़ती हूँ। मैं तो अपने हर स्ट्रेटजी वाले वीडियो में और नॉर्मल वीडियो में यही समझाता हूँ, लेकिन लोग जो फॉलो करते हैं, ज़्यादातर लोग फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन सृष्टि जी देखिए बता रही हैं, इन्होंने ये किया है, और वास्तव में अगर ज्योग्राफी में आपको नंबर लेने हैं तो यही बेस्ट तरीका है। तो इसका क्या मतलब आपको मिला है? ज्योग्राफी आप ऐसी पढ़िए कि चाहे वो वर्ड ज्योग्राफी हो, आपको जो है जिस वक्त आप चाहो आपको वो स्ट्रेट आंख से दिखाई पड़ जाए, मतलब कि लोकेट कर जाओ कि ये फलाना स्ट्रेट यहाँ है, ये लेक यहाँ है, ये कंट्री यहाँ है। अगर आप जो है यहाँ से यहाँ मैप आपके दिमाग में बैठा हुआ है, पूरा वर्ड, आंख बंद करिए, कहीं का भी कुछ भी चाहे सोचिए, जहाँ का भी हो सर, वो आपको दिखाई पड़ने लगे, लोकेट कर दो आप, तभी ज्योग्राफी तैयार है। अदरवाइज तो सर आप रटते रह जाओ कि कौन सी स्ट्रेट किसको अलग करती है। मैं तो ये भी कहता हूँ, किसको जैसे जोड़ती छोटे है। बच्चे आजकल जो है 5वीं 6वीं के एटलस में वो कंट्री ढूंढने वाला गेम खेलते हैं, वो अपने बच्चों के साथ खेलिए, अपने बच्चे ना हो तो किन्हीं भी बच्चों के साथ खेलिए, कम से कम उससे भी थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा आपका। बिल्कुल सर। कि कौन सी कंट्री जो है यूरोप में है, या जो है ऑस्ट्रेलिया में है, या साउथ अफ्रीका में कहाँ पर है, तो ये बहुत अच्छी बात है। ज्योग्राफी तो आप एटलस से ही पढ़ सकते हो, उसके अलावा हिस्ट्री के लिए क्या आपने किया जो है? हिस्ट्री सर मेरा पीसीएस में ऑप्शनल रहा है। अच्छा। तो मैंने मलिक सर से हिस्ट्री जो है ऑप्शनल पढ़ा था, तो मैं उनके नोट्स को फॉलो करती हूँ। एसके पांडे सर की बुक भी अच्छी है। अच्छा, एसके पांडे सर की बुक अच्छी है, तो मैं उसके लिए एसके पांडे सर की बुक जो है एनसीईआरटी पे बेस्ड है, अच्छी किताब है, वो अच्छी बढ़िया, बुक तीनों पार्ट उसके आते हैं। जी सर। और इसके अलावा जो है बाकी जैसे साइंस का क्या रहा आपका, जो है साइंस कैसे? साइंस का क्या है सर कि मैं साइंस बैकग्राउंड की स्टूडेंट ही हूँ सर। हाँ। हमेशा से सर, ग्रेजुएशन तक तो साइंस मुझे इतना परेशान नहीं करती है, तो साइंस गलत नहीं होता। पॉलिटी सर मैं लक्ष्मीकांत प्लस परीक्षावाड़ी की बुक उसी से पढ़ती हूँ सर। अच्छा, परीक्षावाड़ी और भी आपने पढ़ी है जो है? परीक्षावाड़ी की सर मैं लगभग सर परीक्षावाड़ी की मैंने पॉलिटी पढ़ी है सर, कृषि प्रौद्योगिकी की मेरे पास है सर। हाँ, अच्छी बुक है। इसी से जनसंख्या नगरीकरण पढ़ती हूँ सर, यूपी स्पेशल इसी से। वो भी ठीक है, अच्छी किताबें हैं सारी। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपने कैसे तैयार किया, क्या महत्व आपने देखा उसका पूरी तैयारी में जो है? हाँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से सर पहली बात तो एक चीज पता होनी चाहिए कि आपको क्या नहीं पढ़ना है, या जिस वक्त आप पढ़ रहे हैं कैसे पढ़ना है, ये आपको प्रीवियस ईयर से पता चलेगा। और उसका एक बहुत अच्छा सोर्स है सर ये जो घटना चक्र की पूर्वावलोकन आती है, पूर्वावलोकन सीरीज आती है पूरी। अब पूर्वावलोकन और मेरी सिचुएशन के साथ एक समस्या ये है, मोटी सी बुक है सर, और सारी सीरीज है, और मेरे पास इतना वक्त सच में नहीं है सर, एकदम सच है कि सर मेरे पास वक्त बहुत कम होता है। मैं अपने डेली के दिन में से वक्त चुरा के मैंने पढ़े हैं। तो मैं एक मेरी बहन ने मतलब ये तरीका तो उसी ने बताया था कि एक्चुअली होता क्या है सर, मैक्सिमम क्वेश्चंस तो हम लोग को आते रहते हैं, मैक्सिमम आते हैं, उसमें से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमको नहीं आते हैं। तो मैंने उसके लिए एक तरीका ये अपनाया था कि जैसे पढ़ना शुरू किया शुरुआत से, बीच में जैसे जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, कॉपी पेन लेकर के वो क्वेश्चन मैंने कॉपी में नोट कर लिया। तो हुआ क्या कि अगर 500-600 पेज की बुक है तो 50 पेज का अगर टारगेट बनाया तो 10 दिन में पूरी हो जाएगी। और मैंने उस इतनी मोटी बुक को कुछ 25-30 पन्ने में समेट दिया। हाँ, उस एक तरह से शॉर्ट नोट बन गए रिवीजन के लिए। बन गई, क्योंकि बाकी जो आते थे बार बार उन पन्नों को तो पलटने से बेहतर है ना सर, मैंने 25-30 पन्ने में समेट दिया। और अब जितनी बार मैं उसको पढ़ रही हूँ बहुत आसान भी है, और जितनी बार पढ़ रही हूँ कुछ और क्वेश्चन है जो कम होते चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका जो ये घटना चक्र पूर्वावलोकन का ये मोटी किताब है ना, बहुत आसानी से आपकी हो गई। अच्छा, करंट अफेयर्स का भी अपने आप में बड़ा रोल रहता है, सारे एग्जाम्स में रहता है। जी सर। तो क्या आप पेपर पढ़ती थी, या कोई मैगजीन पढ़ती थी, या कोई चैनल देखती थी? करंट अफेयर्स के लिए क्या आपका रहा था जो है? करंट अफेयर्स का सर मेरे पास सर विकास कुमार जी का एक डेली का 1 पेज का आता है सर, क्योंकि वक्त नहीं रहता है तो एक उनका डेली का पर डे का डे वाइज 1 पेज का उनका नोट्स रहता है, आप उसको देखते चले जाओ। फिर अंत में सर ये घटना सार या क्रॉनिकल मैगजीन जो पतली वाली आती है सर, मंथ के एंड में उसको ले लिया, तो सर उससे हो जाता था। और अगर कुछ बचा तो वो जो एक दृष्टि की सर आंख वाली जो अंतिम 1 साल की आती है, उसको तो सर संतुष्टि के लिए लेते थे, अदरवाइज सर वो कोई पढ़ नहीं पाता पूरी
मैं तो संतुष्टि के लिए ही लेती थी सर, कभी कभी तो खुल भी नहीं पाती थी। जब हम लोग बुक शॉप पे जाते हैं तो जी बहुत सर। सी किताबें वास्तव में आत्म संतुष्टि के लिए ही ले आते क्योंकि हैं। सब ले रहे हैं। क्योंकि सबने कहा अरे वो आ गई दृष्टि आंख वाली, तो अरे आ गई है, तो फिर मतलब लगता है कि अरे ये नहीं लिया तो फिर गलत तो हो गया। तो और संतुष्टि पढ़ा भले 5 पन्ने भी नहीं उसके जो भला मैं पढ़ती वही थी सर। हाँ। विकास कुमार जी का जो है डेली का नोट्स वाला ले लिया, विकास जी बढ़िया लिखते हैं, वो डेली उसको देते भी प्रिंट हैं। करा लिया, उनका और- फेसबुक ग्रुप भी है, उसमें भी शेयर करते हैं वो जो और है। घटना सार हम्म, ले लिया, हम्म। इन्हीं सबसे सर। और हिंदी के बारे में आपने बताया कि हिंदी तो आपने हमारे ही कंटेंट से हिंदी सारी मैंने तैयार। और कहीं से नहीं पढ़ा सर। अच्छा, इसके बाद जो है ये आप क्या बीच में एकदम से जब 16 के बाद आपके पीसीएस प्री में चयन रुक गए, पीसीएस प्री होना आपका मतलब रुक गया लगातार, जी 17, 18, 19, 20 जितने भी आपने दिए हों, फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर एक जो है समझौते वाला भाव भी आया कि आके अब चलो छोटे एग्जाम भी ट्राई कर लेते हैं, वीडियो देते हैं, जे देते हैं, ये कहाँ से आपके अंदर आया फिर जो है? सर यहाँ से ये आया कैसे सर, हर साल ही एग्जाम में होता क्या है, बॉर्डर तक आकर के इसी पार रह जाते हैं। तो जब तक आप सर असफल होते रहते हो तब तक आपको कोई कुछ भी कह सकता है, कैसी भी सलाह दे देगा। बिल्कुल। तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया यार कोई छोटी सी नौकरी ले लो। अब तो लग रहा है कितने अटेम्प्ट बचे हैं तुम्हारे, ज्यादा अटेम्प्ट, कितने साल से पढ़ रही हो, और सारे काम के साथ अरे ये तो पढ़ रही हैं, इतना आसान थोड़ी नहीं है, कितने साल से पढ़ रही हैं। तो जब तक आप सफल नहीं होते हो तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें सुननी पड़ती हैं। तो ये पहला फॉर्म मैंने सर यूपीपीएससी से हट के यूपीएससी का वीडियो का भरा था। तो उसी समय मेरी 16 की सर इंटरव्यू की कॉल आ गई थी। अच्छा। तो इधर सर ये दोनों लगभग जो है 8-10 दिन के फर्क में ही थे। इधर 22 दिसंबर को सर वीडियो का एग्जाम था और 11 जनवरी को मेरा पीसीएस का जो है इंटरव्यू था। तो मैंने बस सोचा था कि अब ये वीडियो वाला एग्जाम में जो है बहुत अच्छे से दूंगी। तो हुआ क्या कि सर आ गया पीसीएस का इंटरव्यू। मैंने कहा अब 2 नाव पे तो पैर रखना बहुत कठिन है, तो मैंने पीसीएस को चुना। मैंने कहा वीडियो पढ़ूंगी नहीं, आपको चुनना भी चाहिए था पीसीएस। तो फिर मैंने जो है लेकिन वीडियो का एग्जाम देने में चली गई थी। तो उसमें हुआ क्या था, फिर वही समस्या थी, वही हिंदी वाली सर। अभी भी हिंदी पढ़ा नहीं था। अच्छा। तो हाँ, उसमें 25 क्वेश्चन आ जाते हैं ना। आज भी मुझे बहुत हंसी आती है कि सर मुझे सघोष अघोष नहीं आता था। हाँ। वो क्वेश्चन मुझे आज भी याद है कि मुझे अघोष क्या होता है वो क्वेश्चन में छोड़ के आई थी, क्योंकि उसमें से 50% की माइनस मार्किंग थी। तो उधर 30-35 क्वेश्चन ही निकल पाए थे। लेकिन उसमें प्लस पॉइंट क्या था कि मेरा रीजनिंग सर बहुत स्ट्रांग है। तो रीजनिंग मेरे सर 50 में 48 क्वेश्चन निकल गया। उसी ने आपको निकाला भी? उसी ने सर निकाल दिया। बिल्कुल। तो सभी ने कहा, फिर मैंने कहा कि चलो कोई न कोई एक नौकरी तो हाथ में अब ले ही ली जाए। फिर जब यूपीएससी से इंट्रोडक्शन हो ही गया था, तब उसके बाद जो वैकेंसी आए पता चले, तो जूनियर असिस्टेंट का आया। जूनियर असिस्टेंट का भी सर एग्जाम देने नहीं जा रहे थे, क्योंकि वीडियो में चयन हो गया था। तो मैंने कहा कि अब जब चयन हो ही गया है तो क्यों जाए, सेम ग्रेड पे भी था। तो फिर भी जो है सबने कहा कि नहीं चली जाओ, देख लो। अच्छा, आपको टाइपिंग भी आती है? टाइपिंग भी, हाँ सर। मैंने विधानसभा का जब एग्जाम दिया था सर, तो उसमें मेरा जो है कॉल हुआ था। तो विधानसभा का सर एग्जाम देने के बाद फिर उसके बाद मैंने जो है टाइपिंग सीखी है। अच्छा, आपने एआरओ के लिए कौन सी कंप्यूटर डिग्री ली है? सर मैंने ओ लेवल किया था। अच्छा। 2018 में सर। अच्छा, उसके बाद ही आपने आरओ देना शुरू किया? जी सर। जब आप आरओ के लिए भी एलिजिबल हो गई, एआरओ के लिए भी एलिजिबल हो गई, तो आपने सीधे 2021 वाला दिया और जो है पहला सिलेक्शन मिल गया जो है। अब जो है आगे क्या आपने प्लानिंग की है? आप कैसे देख रही है अपने आगे के करियर को? क्या पढ़ना है या अब जो है एक संतुष्टि महसूस हो रही है यहीं पर जो है? नहीं सर, पढ़े बिना तो हम नहीं रह सकते। हाँ। मतलब कि रिजल्ट आया 10-15 दिन तो ठीक लगा, लेकिन तब तक तो शुभकामनाएं वगैरह ले रही थी, ठीक लग रहा था। लेकिन जब ये थोड़ा सा जो है सिलसिला थोड़ा सा थमा, तो फिर उसके बाद फिर लगे कि अब तो दिन नहीं कट रहा है। तो आज 3-4 दिन पहले से ही सर मैंने फिर से जो है वापस बैक टू स्टडी हो गया। मिशन पीसीएस 2023 मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है ये जो है। पढ़े बिना नहीं रह सकते सर। नहीं, और ये बहुत अच्छी बात है अगर आप निरंतरता बना ले गई अभी तो, क्योंकि आपने 2 महीने में 3 एग्ज़ाम एक साथ पास कर लिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल निश्चित रूप से जो है बहुत बूस्टअप हो चुका है। और इस कॉन्फिडेंस के सहारे अगर आप निरंतरता बना ले गई तो निश्चित रूप से आप जो है पीसीएस को
आप बहुत आसानी से क्रैक कर ले जाएंगे, क्योंकि आपने इंटरव्यू तक दिए हैं और वहाँ से लौटना पड़ा है। जी सर। तो कहीं ना कहीं आपके मन में एक जो है उसका विषाद जरूर होगा कि इसको एक बार फिर से जो है कायदे से करना है। स्टेट का सबसे बड़ा एग्जाम है तो सर एक बार उसको तो निकालना इच्छा है मेरी। हाँ नहीं ठीक है, और संतुष्ट ना होना ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो है जब असफल आप हो जाती थी उसके बाद जो है फिर कितना समय आपको लगता था रिकवर होने, मतलब कैसे अपना आत्मबल कैसे आप बना के रखती थी कि हमको अभी करना ही करना है? क्योंकि होता ही है ना, जैसे आप जैसी कोई भी महिला हो तो अगर एक सेटल्ड फैमिली में रह रही है और एक निश्चित आय आ रही है, उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि हमको कमाना ही कमाना है, तो वहाँ पर खुद की बहुत मजबूत इच्छा शक्ति ना हो तो आप जो है पढ़ाई में बहुत ज़्यादा असफलताएं नहीं झेल सकते हैं। आपको कहीं ना कहीं समझौतावादी होकर जो है रुकना पड़ेगा। जो है आपने 2013 से इतना लंबा सफ़र तय किया तो कई निराशाएं आई, उसको कैसे आपने टैकल किया? जो है सर पहली बात तो मैंने पहले ही कहा था कि संकल्प तो था ही, जिसका मैंने कभी विकल्प नहीं सोचा। दूसरी संकल्प छीड़ भी हो जाता है ना, मेरा प्रश्न तो यही है। नहीं, संकल्प छीड़, पहली बात तो फैमिली का सपोर्ट था ही। और एक चीज़ है सर कि मैंने मतलब देखा है अक्सर जो है लड़कियां, देखिए सर समाज में है तो शादी ब्याह तो अपने समय पे पेरेंट्स कर ही देते हैं सर। लेकिन सर मुझे लगता है कि एक लड़की को या एक महिला को अपने आप को गुम नहीं होने देना चाहिए। जैसे कि आप एक वाइफ हैं, एक माँ हैं, बहू है, बेटी है, सब कुछ है, लेकिन आप भी हैं। बिल्कुल। ये जो आप हैं अपनी स्वयं की पहचान को कभी गुम नहीं होने देना चाहिए। और इस चीज़ को मैंने आज तक, अगर मतलब आप सही गलत जो भी हो, आप अपने तर्क को रखिए, आप अपने पक्ष को रखिए और मजबूती से रखिए। उसके बाद सर क्या था कि ये तो था ही कि करना यही है। तो इतने 2013 से लेकर के आज तक के सफ़र में या आगे भी कभी ये नहीं हुआ कि मैं ये अब नहीं करूँगी। हाँ लगा, दुख हुआ, बहुत दुख हुए भाई, वापस आने पे सर दुख तो बहुत होता है, लेकिन फिर मैंने हिम्मत को बटोर करके सर फिर आगे बढ़ना शुरू किया। क्योंकि पीसीएस के इंटरव्यू से जो लोग वापस आते हैं उनका दुख अलग होता है। अरे सर मतलब इंटरव्यू देने के बाद से और परिणाम आने तक वो एसडीएम से नीचे का सपना नहीं देखते। नहीं वो उतने दिन तक जागते हुए भी सपना आता, सोते हुए भी सपना, उतने दिन तक वो सपना जी ले जाते हैं। मतलब जब मैं जाती थी मतलब तो सर लोग बताते थे कि अरे ये जितना बीच का ड्यूरेशन बाहर खड़े होकर लोग से आए कि बिल्डिंग के बाहर फोटो खिंचवाना, अच्छे से सूटेड बूटेड होके तो सारी चीजें, मतलब वो सपना सर आंखों में जी लेता है इंसान। तो उसके बाद टूटने में तो दुख तो होता ही है सर। लेकिन हाँ वो सपना वो होता है ना कि आप मंजिल के मतलब दरवाजे तक पहुंच गए, आपने वहाँ पे थाप भी दी जो है, लेकिन वो दरवाजा खुल नहीं पाया। तो वही है सर। और आप 1000 सीढ़ियाँ चढ़ के वहाँ तक पहुँची थी जो है। नहीं तो फिर वही है ना सर, सपना टूटा भले था लेकिन उस सपने को पूरा करने का संकल्प भी है। तो अब 1000 सीढ़ियाँ फिर से चढ़ने के लिए आप तैयार हो गई हैं? बिल्कुल सर। हाँ चलिए, आपको आपके भविष्य के लिए सभी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप जो है एसडीएम बनकर फिर आएँ, तब जो है एक अलग जो है मज़ा रहेगा इंटरव्यू का भी, आप लोगों से बातचीत का भी। आप लोग जो भी सवाल पूछना चाहें, विशेषकर जो है जो महिलाएं हैं निश्चित रूप से देख रही होंगी, क्योंकि और उनके लिए बहुत ही प्रेरणादायी भी रही जो है सृष्टि जी से बातचीत। तो आप कमेंट करिएगा, और सृष्टि जी से मेरा यहाँ पर आप सबके सामने भी अनुरोध है कि समय निकाल कर उसको रिप्लाई करने का प्रयास करिएगा। अब जाते जाते एक और सवाल जो है, आपका बेटा कितना बड़ा हो गया है? 7 साल का है। तो बेटे को ये पता है कि आप अधिकारी बन गई? हाँ सर। क्या कहता है, क्या रिएक्शन है उसका जो है? कहता है कि जो है सर अभी उसको ये नहीं पता, जैसे जब ये हॉर्टिकल्चर इंस्पेक्टर वाले में हुआ था तो वो इंस्पेक्टर सोचता है, कहता है आज गाड़ी में कह रहा था, कहा मैं माँ आपके थाने पुलिस वाला मैं आपके थाने चलूंगा। मैंने कहा थाने क्यों चलोगे? कहा कि वो इंस्पेक्टर वाले में हुआ है ना। फिर उसके बाद मैंने कहा नहीं बेटा वहाँ तो नहीं जाना है। तो कहा ठीक है आप जहाँ ज्वाइन करेंगी मैं वहाँ जाऊँगा। सबको बताता है, कहता है मेरी माँ टॉपर है। अच्छा। और मुझे एक सबसे बड़ी बात है सर, रिजल्ट आने के बाद कहता है मुझे अपनी माँ से भी जो है एक कदम आगे वाला टॉप करना है। तो ठीक है, आप उसको अब आपको क्या करना जो है, आपको यूपीएससी ही कराइए उसको, अगर उसका इंटरेस्ट हो तो।
हाँ, जबरदस्ती भी नहीं किया जा सकता किसी के साथ नहीं सर, अभी तो सिर्फ ये फोकस है कि सर एक अच्छा इंसान बना रहे। हाँ, नहीं बिल्कुल, पहली बात तो यही टारगेट है सर। और बच्चों को ये फ्रीडम बहुत बिल्कुल मिलनी चाहिए कि वो जिधर जाना चाहें वो जाएं। उनको अगर लिमिट कर दिया गया और या उनके ऊपर कोई चीज़ थोप दी गई तो वो गलत हो जाएगी जो है। तो मित्रों, सृष्टि जी से बातचीत बहुत अच्छी रही और बहुत ही रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इन्होंने सारे अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, सारे सवालों के जवाब दिए जो है। आपके कुछ प्रश्न हों जो छूट गए हों, क्योंकि हम लोग के पास भी समय की बाध्यता है, तो निश्चित रूप से आप जो है कमेंट में पूछिएगा। और कैसा लगा इनसे मुलाकात करके, इसके बारे में भी अपनी राय दीजिएगा। तो सृष्टि जी, आप आई इतनी दूर से समय निकाल के हमारे साथ जो आपने बातचीत की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो है। और जब भी लखनऊ आना हो तो आप आइए जो है, कभी मोटिवेशनल टॉक के तौर पर आप सिंगल अपना एक वीडियो ज़रूर बनाएं हमारे साथ जो है। उसमें मैं नहीं रहूँगा, केवल आप रहेंगी जो है, और ख़ासकर महिलाओं की ब्रांड एम्बेसडर बड़े बनकर आपको खड़े होना है, क्योंकि आप निश्चित रूप से कई लोग को प्रेरित करेंगी। तो हाँ सर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी जी कि मेरा इस मंच पे आने का एक मेन मकसद ये था कि मैं हर एक लड़की, हर एक, चाहे वो शादीशुदा हो चाहे वो अभी शादी ना हुई हो, देखिए आप अपने आप को हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश कीजिएगा। जिस भी तरीके से आप अपने आप को मजबूत बना सके, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश कीजिएगा, अपनी सभ्यता और संस्कृति के साथ, क्योंकि जो है पारिवारिक दायित्वों का भी सारा निर्वहन कीजिए, सब कुछ करिए, लेकिन आप अपने आप की अपनी पहचान को बनाने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप पढ़ सकती हैं तो पढ़ने का ज़रूर कोशिश कीजिएगा। और इसका मैं एक सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल ये देना चाहती हूँ कि जब से सर मुझे परिणामों में सफलता प्राप्त हुई है, तब से हमारे पूरे एरिया में, स्पेशली हमारे गांव में या आसपास के गांव में, मैंने देखा है कि लड़कियों ने पढ़ना शुरू किया है सर। वो बिल्कुल एक अवेयरनेस की लहर आ जाती है उस एरिया में, जहाँ जैसे लड़कियां हैं या फिर जो नई शादी होके बहुएं आ रही हैं, मतलब कि अब तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया है कि मेरे हस्बैंड से या आसपास के लोगों से कि अरे यार, अब तो सहसों की सारी लड़कियां और बहुएं पढ़ने लगी है। तो जो लोग वहाँ के भी क्षेत्र के लोग भी देख रहे हो, उनको भी सृष्टि जी का जो संदेश है वो जरूर मिल गया होगा। और सभी लोग जो देख रहे हैं इस इंटरव्यू से बाकी कोई आपको सीखने की ज़रूरत नहीं, बस इतना ज़रूर सीखिए कि सृष्टि जी ने किया है और इतने लंबे संघर्ष के बाद भी अपना मनोबल बना के, अपना आत्मविश्वास बना के जो संकल्प लेके आगे चली थी, उसको इन्होंने पूरा किया है। तो निश्चित रूप से आप भी कर सकते हैं, आप भी कर सकती हैं। तो आज की इस टॉक को यही समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।